हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, ये अपना कक्षा 12 के फिजिक्स का अध्याय नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 21। और पिछले 20वें लेक्चर में हमने पढ़ा था गाउस नियम की उत्पत्ति। और आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे गाउस नियम के अनुप्रयोग, जिसके 3 भाग है। इसमें पहला है अपना अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र। तो आज हम बात करेंगे अनंत लंबाई के एक आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लेते हैं एक अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक तार। ये मान लेते हैं अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक तार है। और मान लेते हैं इस चालक तार पर प्लस क्यू आवेश, पूरे चालक तार पर प्लस क्यू आवेश फैला हुआ है इस प्रकार। दोनों तरफ। तो मान लेते हैं एक अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक तार है, ये अपना चालक तार है। और इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से पूरे चालक तार पर फैला हुआ है। तो मान लेते हैं इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है। तो इस पी बिंदु पर हमें ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस पर ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सदिश, जो कि हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो दिशा होगी इस तार से लंबवत बाहर की ओर। तो दिशा की बात होगी तो तार से लंबवत बाहर की ओर होगी। अब ज्ञात करेंगे इस विद्युत क्षेत्र का मान। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसका कथन। तो लिखेंगे माना एक अनंत लंबाई का चालक तार, अनंत लंबाई मान लेते हैं एल का चालक तार लेते हैं, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। तो मान लेते हैं एक एल लंबाई का चालक तार है और इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। और तथा तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तार के लंबवत बाहर की ओर होगी। तो जब इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर होगी, लंबवत, इस तार के लंबवत बाहर की ओर। इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। और अब ज्ञात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई सदिश होगी। तो इस प्रकार एक चालक तार लेते हैं जिसे आर दूरी पे बिंदु पी है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और पूरे तार पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। अब हम पढ़ रहे हैं गाउस नियम का अनुप्रयोग। और हम जानते हैं कि गाउस नियम का अनुप्रयोग तभी लागू होता है जब एक बंद पृष्ठ होता है। तो सबसे पहले इस पर एक बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो सामान्यतः हम बंद पृष्ठ के रूप में बेलन ही लेते हैं। तो इस पर एक बेलन ले लेते हैं, ये अपना एक बंद गाउसीय पृष्ठ। तो इस प्रकार इस चालक तार पे एक बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। और इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं ds1, इसका मान लेते हैं ds2, इसका मान लेते हैं ds3। तो इस पूरे पृष्ठ को 3 भागों में बांट दिया, ds1, ds2 और ds3 में। तो लिखेंगे अब चालक तार पर एक बंद
जो कि है अपना बेलन की कल्पना करते हैं। एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं तथा इसे 3 भागों DS1, DS2 व DS3 में बांटते हैं। तो अब हमें ज्ञात करनी है इस बिंदु पर विद्युत P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे अतः विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, अतः विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होती है कि फाई ई यानी विद्युत फ्लक्स बराबर होता है ई सदिश डॉट ds सदिश के बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन। तो ये होता हमारा विद्युत फ्लक्स। और अब हमें ज्ञात करना है इस पूरे बेलन का विद्युत फ्लक्स। तो लिखेंगे अतः फाई ई हो जाएगा, यहाँ पर इसको 3 भागों में बांट रखा, तो इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे, इसका अलग करेंगे। तो ये हो जाएगा, पहला होगा अपना S1 का, तो S1 का होगा ई सदिश डॉट DS1 सदिश प्लस, अब होगा S2 का ई सदिश डॉट DS2 सदिश प्लस, अब होगा S3 का, तो ये हो जाएगा ई सदिश डॉट DS3 सदिश। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा कुल विद्युत फ्लक्स। तो यहाँ से S1 ई सदिश का चिन्ह हटाएंगे और यहाँ पर अदिश गुणा है, तो जब अदिश गुणा को हटाते हैं तो कोस थीटा लगता है। तो ये हो जाएगा अपना ई DS1 कोस थीटा प्लस ये अपना ई DS2 कोस थीटा प्लस ई DS3 कोस थीटा। तो अब यहां पर थीटा का मान रख देंगे, तो यहां से फाई ई बराबर हो जाएगा ये अपना S1 DS1 और कोस थीटा, और यहां पर है ई और DS1। अब यहां पर विद्युत क्षेत्र तो बाहर की तरफ है, यहां पर भी विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ है, यहां पर भी विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ है, और यहां पर भी विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो तार है वो तार इस प्रकार है, और हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा लंबवत बाहर की ओर होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तार से बाहर की ओर होगी, और ये अपना DS1 क्षेत्रफल अल्पांश, तो इसकी दिशा होगी बाहर की तरफ लंबवत। तो DS1 सदिश होगा अपना बाहर की तरफ। इसी प्रकार ये DS3 की दिशा भी बाहर की तरफ होगी लंबवत, और यहाँ पर ये DS2, तो DS2 की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी, तो ये होगी DS2 की दिशा। तो अब यहाँ पर है अपना ई DS1, तो ई और DS1 के बीच का कोण कितना है? DS1 की दिशा है ऊपर की तरफ और ई की दिशा इसकी तरफ, तो इनके बीच का कोण है 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की जगह लिख देंगे 90 डिग्री प्लस ये अपना S2 ई DS2 कोस थीटा, सॉरी यहाँ पर कोस थीटा हो रहा है, कोस 90 डिग्री। और यहाँ पर अब है ई DS2, और ई और DS2 के बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोस 0 डिग्री प्लस ये हो जाएगा S3 ई DS3 कोस थीटा। तो DS3 इस तरफ है और विद्युत क्षेत्र उस तरफ है, तो इनके बीच का कोण है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा कोस 90 डिग्री। तो यहाँ से फाई ई बराबर हो जाएगा ई DS1। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि कोस 90 का मान होता है 0, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा अपना 0, तो इसको लिख देंगे हम 0 प्लस यहाँ पर है कोस का मान 0 और कोस 0 का मान होता है 1, तो ये हो जाएगा S2 ई DS2 प्लस यहाँ पर भी 90 डिग्री है, तो कोस 90 का मान 0, तो ये पूरा का पूरा 0। तो इस प्रकार इस चालक तार के कारण कुल विद्युत फ्लक्स, इस बेलन के कारण कुल विद्युत फ्लक्स आ गया अपने पास ई DS2, जो कि केवल और केवल
इस वक्र पृष्ठ के कारण होगा। तो यहाँ से फाई ई बराबर हो जाएगा S2 तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई यहाँ पर अचर है क्योंकि ई का मान बदलेगा नहीं, और यहाँ पर DS2 क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मान हमेशा बदलता रहता है। तो यहाँ पर ई को बाहर ले लेंगे और इसके लग जाएगा समाकलन DS2, और यहाँ पर ये अपना DS2 और DS2 अपना ये इतना क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और हमने 10वीं क्लास में पढ़ा था कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrl। तो यहाँ पर इस DS2 की जगह रख देंगे 2πrl, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू 2πrl, क्योंकि चूंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrl, क्योंकि हमने इस तार की लंबाई मानी थी l। तो यहाँ से फाई ई बराबर हो जाएगा 2e πrl। ये तो हो गया हमारा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं गाउस के नियम का अनुप्रयोग, तो यहाँ पर गाउस का नियम भी लगाएंगे। तो अब याद करेंगे गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स, तो लिखेंगे ये तो हो गया विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। अब लिखेंगे गाउस के नियम से, तो गाउस के नियम से विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन 0। और हमने पढ़ा था अनंत सतत आवेश वितरण में, हमने रेखीय आवेश वितरण में हमने पढ़ा था कि रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा होता है रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हमने पढ़ा था कि Q अपॉन L अर्थात प्रति एकांक लंबाई L में क्यों आवेश, ये अपना रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा। तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं कि क्यों बराबर हो जाएगा लैम्डा L, क्योंकि लैम्डा भाग में उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू L। तो क्यों का मानेंगे अपने पास लैम्डा इंटू L, तो यहाँ पर हम क्यों की जगह रख देंगे लैम्डा इंटू L, तो ये हो जाएगा अपना लैम्डा L बटे एप्सिलॉन 0। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा बराबर होता है क्यों बटे L, जो कि हमने पढ़ा था सतत आवेश वितरण में। तो यहाँ से फाई ई बराबर हो गया लैम्डा L बटे एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते, तो इस प्रकार ये आ गया अपना गाउस नियम के अनुसार विद्युत फ्लक्स फाई ई, और ये आ गया अपना विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ये अपना विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से विद्युत फ्लक्स का मान, और ये है गाउस नियम की परिभाषा से विद्युत फ्लक्स का मान। और यहाँ पर ये दोनों फ्लक्स के मान हैं तो हम इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। तो लिखेंगे अतः समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हम लिख सकते हैं कि 2e इंटू πrl बराबर होता है लैम्डा L बट्टे एप्सिलॉन 0, लैम्डा इंटू L बट्टे एप्सिलॉन 0। तो यहाँ से L से L कट जाएगा तो ये हो जाएगा अपना 2e πr बराबर लैम्डा बट्टे एप्सिलॉन 0। और हमें ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र का मान, तो विद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा 1 अपॉन ये 2 गुणा में है, पाई गुणा में है, R गुणा में है, वो तीनों उधर भाग में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2πr एप्सिलॉन 0 और ऊपर आ जाएगा अपना लैम्डा। तो इसका विद्युत क्षेत्र E आ गया अपने पास लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन 0। तो ये हो जाएगा अपना E बराबर, और जब इसको 4π में बदलेंगे, क्योंकि हमारा सूत्र होता है 1/4π एप्सिलॉन 0, ताकि एक निश्चित मान आ जाए, क्योंकि 1/4π एप्सिलॉन 0 का हमारे पास मान होता है। तो हम उसमें चेंज करेंगे, तो यहाँ पर ऊपर 2 का गुणा कर देंगे और नीचे भी 2 का गुणा कर देंगे। तो ऊपर 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा, और नीचे 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4π एप्सिलॉन 0 r। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4π एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन r। तो एक अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है 1/4π एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन r। इसको सदिश में बदलेंगे तो लिखेंगे सदिश रूप, तो सदिश रूप हो जाएगा अपना E सदिश बराबर 1/4π एप्सिलॉन 0
टू लैम्डा अपॉन आर, और आर सदिश लिख जाएगा आर कैप। तो ये है अपना एक अनंत लंबाई की आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र 1/4πε0 टू लैम्डा अपॉन आर, या सदिश में लिखेंगे तो 1/4πε0 टू लैम्डा अपॉन आर आर कैप। तो ये था हमारे गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग, अनंत लंबाई के एक आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र।